मेरे कुछ पुराने स्ट्रगल्स भी थे। मेरा जब जैसे नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होती है वो 20-21 साल में हो जाती है। मैं 25 साल का हो गया था, 24 साल का हो गया 2021 में। और मैं ग्रेजुएट नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि मैं 2014 में मैंने ट्वेल्थ कर ली थी। और आफ्टर दैट मैंने एनआईटी के लिए, मतलब बीटेक एनआईटी से स्टार्ट की थी। और हम्म। फिर मैंने मैम कुछ से बीटेक बीच में छोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने एक और कॉलेज ज्वाइन किया, वो मैंने बीच में छोड़ दिया। वैसे मैंने दो कॉलेज छोड़कर तीसरा कॉलेज ज्वाइन किया था और फिर अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी मैम। और उसमें भी ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि लास्ट ईयर में आपका रीअपियर आ रहा है, तो लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया आपकी लाइफ का। और अगर आप फिर भी अब एक साल मतलब वेट करके फिर मास्टर्स करोगे, फिर शायद अगर आप टीचिंग लाइन जाओ तो बीएड करोगे। तो मुझे लगा था कि अभी कोई जॉब के लिए प्रेफर है कि प्रेफरेंस देनी चाहिए। और उस टाइम पे लगा कि मैम जैसे जल्दी जल्दी जॉब की भी एज काफी हो रही थी, मुझे लगता है एज जाती जा रही तो जॉब चाहिए चाहिए। तो फिर मैंने देखा कि बैंकिंग की जो जॉब एग्जाम्स हैं काफी रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं और जॉब्स भी जल्दी मिल रही है, तो मैंने इसलिए मैम बैंकिंग का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। ओके। तो hello everyone, welcome to Practice Walk. So today we have Atul with us who has cleared IBPS PO 2022. तो देखते हैं, उनसे बातें करते हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही और कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि बैंकिंग एग्जाम्स देने, या क्या स्ट्रगल था कि फिर आज वो IBPS PO ऑफिसर है। सो हाय अतुल, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो अभी आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, राइट? यू आर करेंटली वर्किंग इन PNB। जी मैम, मेरी जून में ज्वाइनिंग हुई थी, अभी 3 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो कैसा लग रहा है 3 मंथ्स वर्क करने के बाद PNB में? मैम अब ट्रेनिंग है तो शायद थोड़ा आसान होता है यहाँ पे, बट मे भी थोड़ा आगे एक्सपीरियंस चेंज हो। बट हमने ज्वाइन कर लिया तो ऑब्वियसली काम तो करना ही है। और कोई भी आपको पे करेगा तो काम तो करवाएगा डेफिनेटली। ओके। तो क्या ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी PNB? जी बिल्कुल मैम, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी पीएनबी और मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिली है। ओके। तो लास्ट ईयर क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था IBPS PO का, या आपने पहले भी एग्जाम दिया था? एक बार अपने आप बारे में ब्रीफली बताइए कि कब आपने ग्रेजुएशन करा और कब आपने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जी मैम। मैम मैंने 2021 में ग्रेजुएट होना था। बट ड्यू टू सम रीजन मैं लास्ट जो ईयर था उसमें लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम था, उसमें मेरा रीअपियर आ गया था। तो फिर मेरे पास 2021 से 22 तक का एक साल का टाइम था कि जो एग्जाम होना था वो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर होना था। तो उस टाइम मैंने पहले ये सोचा था कि मैं एमएससी मैथ्स करूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक साल वेस्ट हो जाएगा और 2 साल आगे वेस्ट होंगे, इससे बढ़िया ये करता हूँ मैं कि जो एक साल का टाइम मेरे पास, जिसमें मेरे पास कुछ करने को होगा नहीं। तो मैंने उस टाइम में प्रिपेयर किया एग्जाम के लिए, और मैंने 2022 में अपना वो एग्जाम भी क्लियर किया ग्रेजुएशन का। और साथ ही साथ ये आईपीएस के लिए प्रिपेयर किया। ओके। तो क्या ये बैंकिंग का आपका फर्स्ट एग्जाम था, या आपने बाकी एग्जाम्स भी दिए थे? जैसे जो एस्पिरेंट होते हैं वो मोस्टली ऐसा करते हैं कि सारे ही बैंक एग्जाम्स देते हैं। आप स्टार्टिंग में क्लर्क भी फिल करते हो, आप SBI PO भी करते हो, इंश्योरेंस के एग्जाम्स भी देते हो। तो आपने पूरे एक साल प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट ईयर जब अप्लाई किया था, तो आपने सारे एग्जाम्स के लिए किया था, या बस एक टारगेट था कि IBPS PO ही देना है? नहीं बिल्कुल मैम, मैं सब एस्पिरेंट की तरह ये सोच के चल रहा था। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया मुझे भी सिलेबस बहुत मुश्किल लगा था। मैंने कहा बहुत मुश्किल है यार, ये कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चंस होते थे। बट फिर ये होता था कि चलो यार, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो क्लैरिकल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मैंने भी सारे एग्जाम्स फिल किए थे मैम, कोई एग्जाम नहीं छोड़ा था। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम फिल किया था मैंने। ओके। तो एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो एक बहुत ही डिफरेंट थिंग है कि आप पूरे एक साल, चलो एक होप के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, और आप तब फॉर्म भी फिल नहीं कर रहे हो, पूरे साल बस आप पढ़ रहे हो। उसके बाद जब एग्जाम्स देने की वो आती है कि हाँ अब आपने एग्जाम्स देना स्टार्ट किया है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? RRB PO, RRB क्लर्क, आपने IBPS क्लर्क देना स्टार्ट किया होगा, तो उनके रिजल्ट्स कैसे रहे? मैम मैंने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, तो मेरे पास बहुत टाइम था कि मैंने जनवरी से, पहली दिसंबर जनवरी में स्टार्ट कर दिया था। और मार्च में एग्जाम आया था एक आरबी असिस्टेंट का। हम्म। बट उस टाइम एलिजिबल नहीं था, मेरा रिजल्ट नहीं आया था फाइनल। तो वो मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन उस टाइम तक मेरी तैयारी भी नहीं थी मेरी। बट चलते चलते तैयारी करते 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 मैंने इतना कर लिया था कि हाँ अगर एग्जाम होगा तो मैं अच्छा स्कोर ले आऊंगा। तो जो मैंने पहले एग्जाम दिया था इट इज आरआरबी क्लर्क था शायद। और अमृतसर से अंबाला मेरा एग्जाम, अंबाला एग्जाम था। और मैं अमृतसर में था और मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मैंने गलती से एक मॉक लगा लिया ऐसी। और मेरे मार्क्स है 68 80 में से।
और हरियाणा कट ऑफ चलती थी 75 के आसपास, 75 76। तो मुझे इतना डर हो गया उस टाइम पे कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ट्रेन में चलते चलते मैंने 3 और मॉक लगा दिया मुझे। तो पहले एग्जाम था, मेरी बहुत टेंशन थी मुझे क्या हुआ क्या नहीं होगा, बट मेरा एग्जाम देकर आया। मैंने 80 में 79 अटेम्प्ट किए मैम, और जब स्कोर आया मेरे 80 में से 80 मार्क्स आए थे उसमें, और ओके। मैंने क्लियर हो गया था पहले। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे। और उसके बाद बहुत पॉजिटिव रहा मैम, कभी नहीं सोचा क्या हो क्या नहीं होगा। बस प्रैक्टिस करता था और अपने आप रिजल्ट अच्छे आते थे मैम। तो अतुल, ये एक बेस्ट थिंग है कि आप अपने मतलब लो पॉइंट पे जब आप होते हो उस टाइम पे एक बेस्ट डिसीजन लो और उस पे वर्क करो। जैसे कि आपका 1 साल का गैप आ गया था ग्रेजुएशन में और आपने तब ये डिसाइड किया कि हाँ ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। यहाँ बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद फिगर आउट करते हैं कि हाँ चलो प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं, ये एग्जाम से देते हैं, या ये एग्जाम नहीं निकल रहा, प्राइवेट में नहीं जाना तो आप बैंकिंग में जाना है। तो जो ये एक क्लियर थे आप अपने गोल को लेकर, तो आई थिंक शायद वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहा आपकी इस जर्नी में। मैम वो तो है ही, बट मेरे कुछ पुराने स्ट्रगल्स भी थे। मेरा जब जैसे नॉर्मली जो ग्रेजुएशन होती है वो 20-21 साल में हो जाती है। मैं 25 साल का हो गया था, 24 साल का हो गया 2021 में, और मैं ग्रेजुएट नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम रीजन। क्योंकि मैं 2014 में मैंने 12th कर ली थी, और आफ्टर दैट मैंने एनआईटी के लिए, मतलब बीटेक एनआईटी से स्टार्ट की थी। और हम्म। फिर मैंने मैम कुछ जैसे बीटेक बीच में छोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने एक और कॉलेज ज्वाइन किया, वो भी मैंने बीच में छोड़ दिया। वैसे मैंने 2 कॉलेज छोड़कर तीसरा कॉलेज ज्वाइन किया था, और फिर अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी मैम। और उसमें भी ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि लास्ट ईयर में आपका रीअपीयर आ रहा है, तो लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया आपकी लाइफ का। और अगर आप फिर भी अब 1 साल मतलब वेट करके फिर मास्टर्स करोगे, फिर शायद अगर आप टीचिंग जाना चाहो तो बीएड करोगे। तो मुझे लगा था कि अभी कोई जॉब के लिए प्रेफर है कि प्रेफरेंस देनी चाहिए। और उस टाइम पे लगा कि मैम जैसे जल्दी जल्दी जॉब चाहिए, एज काफी हो रही थी, मुझे लगता है एज जाती जा रही, तो जॉब चाहिए चाहिए। तो फिर मैंने देखा कि बैंकिंग की जो एग्जाम्स हैं काफी रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, और जॉब्स भी जल्दी मिल रही है, तो मैंने इसलिए मैम बैंकिंग का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। ओके। तो आपने जब पूरा 1 साल प्रिपेयर करा तो माइंड में क्या था अतुल कि कैसे स्टार्ट किया? कि फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि हाँ ये सिलेबस है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस था? मैम मैंने सबसे पहले मैंने सिलेबस ही देखा, और फिर मैंने पूरा रिसर्च किया कि कौन कहाँ पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या क्या सिलेबस में आता है। एग्जाम्स देखिए मैम, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कैसा पैटर्न रहता है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है उनका। और बहुत सारी वीडियोस देखी कैसे अप्रोच किया जा सकता है उन एग्जाम्स को, कैसे स्टार्ट करें प्रिपेयर करना। मैम बेसिकली स्टार्ट करना, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। काफी लोग बिना सिलेबस दिए मॉक दे देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देखो, उस सिलेबस पे पूरी अपनी पकड़ बनाओ, फिर आप आगे बढ़ो। काफी लोग मॉक से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं मैम, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स का। ओके। तो आपने सब्जेक्ट वाइज पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे होंगे, पुराना याद करा होगा कि 10th तक का सिलेबस आपका क्वांट का आता है, तो पहले वो ब्रश अप करो, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। रीजनिंग तो सबके लिए नहीं होती है, तो वो आप स्टार्ट करो। फिर इंग्लिश में आपकी कॉम्पिटेटिव इंग्लिश इज डिफरेंट, आपका जो नॉर्मल इंग्लिश है डे टू डे लाइफ में वो डिफरेंट है। तो कौन से सब्जेक्ट में आपका क्या स्ट्रगल रहा? मैम क्वांट में हालांकि मेरा मैथ्स में ग्रेजुएशन था, बीएससी मैथ्स ऑनर्स था। क्वांट में मेरा कुछ खास स्ट्रगल नहीं था, बट फिर भी ये था कि स्पीड नहीं आ रही थी मैम मेरी भी काफी स्टार्टिंग में। और मुझे लगता था कि कैसे होंगे यार, 35 सवाल 20 मिनट में कैसे होंगे, इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकते। बट एक चीज मैंने देखी थी मैम कि मैंने कभी ये नहीं कि करने हैं, आप प्रैक्टिस करते रहोगे विद टाइम तो अपने आप ही वो चीजें होने लग जाती हैं, आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। हाँ अगर आप एक दिन करके सोचते हो कि आज मेरा हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज को 1-2 महीने वो रेगुलर बेसिस पे टेबल्स याद करोगे, स्क्वायर रिवीजन करोगे, है ना, अपने आप को पुश करोगे कैलकुलेशन के लिए, तो डेफिनेटली कैलकुलेशन इजी हो जाती है और स्पीड बन जाती है। क्वांट में बस मेरे लिए एक स्पीड का था मैम प्रॉब्लम, और वो मैंने डील किया कि भाई टेबल्स अच्छे से याद करें, स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद करें। और मेरी एक टेक्निक होती थी कि हम जैसे हम लंच करने जा रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त जाते थे, तो उनसे पूछना कि कुछ भी मुझसे पूछो, तो वो सडनली पूछती कि बताओ 67 × 45 कितना होगा। तो मैं दिमाग में कैलकुलेट करके उनको बताता था उस टाइम। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हम करते थे, है ना, तो उससे मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जो बचपन से आज तक पढ़ा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपने आज तक क्या पढ़ा इंग्लिश में। तो इंग्लिश आप एक रात में नहीं सीख सकते, एक महीने में नहीं सीख सकते,
क्योंकि इंग्लिश के लिए बहुत टाइम लगता है, डेफिनेट सी बात है, एक लैंग्वेज है, वो बचपन से आप जो सीखते आ रहे हो वही आपके दिमाग में चलती है। बट फिर भी मुझे ये था कि हाँ मेरी अच्छी है, बट काफी क्वेश्चन ग्रामर लिंक्ड होते हैं, तो मैंने ग्रामर अच्छे से पढ़ी पहले कि ग्रामर में गलती नहीं होती। काफी ज्यादा गलतियां होती थी मेरी, होती थी कि एरर नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, ये गलतियां वहां पे, सेंटेंस सेम ही लगते थे सारे जैसे। तो उसके लिए मैंने ग्रामर पढ़ा, क्लासेस लगाई, तो वहां से इंप्रूव हो गया। बाकी रीजनिंग में बिल्कुल नहीं थी, कुछ नहीं आता था उसमें तो। पजल्स बहुत लंबी लंबी थी, स्टार्टिंग में टाइम लगता था, बट फिर वही बात है मैम कि प्रैक्टिस करता रहा। और जैसे आज एक टॉपिक किया मैंने पूरा, उस टॉपिक की आज भी प्रैक्टिस किया, कल भी प्रैक्टिस किया उस टॉपिक को, तो एक टॉपिक करके 2 3 दिन उसकी प्रैक्टिस करता रहा मैं। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक किया, फिर उसकी प्रैक्टिस करता 2 दिन, ऐसे करते करते मैम मैंने तीनों सब्जेक्ट कवर किए अपने, और उन्होंने अच्छा किया। ओके। तो जीए के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक साल पहले से प्रिपेयर कर रहे थे और आपको पता था एक साल अभी एग्जाम होना है। तो जीए आपने क्या तब स्टार्ट किया, या फिर जब ग्रेजुएशन के बाद आपका अटेम्प्ट होना था तब स्टार्ट किया? जीए को मैम मैं थोड़ा इनिशियली बहुत लाइटली लिया था मैंने, कि तो एग्जाम ट्यूब से क्लासेस करता था, स्टार्टिंग में कवर करता था, और करता था, बस डेली करता था, लेकिन पढ़ता कम था, रिवीजन कम करता था। और फिर मैं क्या करता था मैम, जैसे आगे एग्जाम्स आने लगे, फिर जब मैं क्लासेस लगाता था, फिर मैं एक चीज देखता कि मैम प्रैक्टिस मॉक की क्विजेस थी, जैसे आप देखोगे जीए के ना, हर वीक के 2 क्विजेस होते हैं प्रैक्टिस मॉक में, फ्री क्विजेस। हम्म। मेरे को वो बड़े अच्छे लगते थे कि मतलब आप वीक में 50 सवाल के 2 क्विजेस लगा सकते हो, और ऐसे टोटल आपके हर मंथ के 400 क्वेश्चन आते थे, 400 सवाल होते थे। तो कई सवाल उसमें वो भी थे जो आपने पढ़े हैं, कुछ होते थे कि जो नहीं पढ़े थे आपने, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा रिवीजन होता था। तो मैं पहले पढ़ता था, हर दिन का पढ़ता था, फिर उसको हफ्ते का जब हो जाता था, फिर उसको क्विजेस लगा के रिवाइज करता था, ये मेरा उसका होता था scenario। ओके। आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी इसी ईयर में करी थी और मेंस के प्रिपरेशन भी आपने इसी ईयर में करी थी, तो क्या आपने उस साल भी मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया था? जी बिल्कुल मैम। मैम मैंने लगभग 1 1.5 महीने के बाद मैंने स्टार्ट किया फिल्म से ही, मैं सिर्फ फिल्म से फोकस किया, और मैंने 1 1.5 महीने के बाद मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कुछ इंटरवल के बाद 1 हफ्ते में लगा लिया, है ना। उसके बाद जब मेरा 2 2.5 महीने में फिल्म का सिलेबस कवर हो गया, कि एग्जाम्स तो मेरे पास कोई था ही नहीं हम देने के लिए, तो फिर मैंने मीन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। साथ ही साथ जो भी मतलब बेसिक बेसिक क्या किया मैंने, कि जो हाई लेवल की पजल्स होती हैं, या डीआई जो होती हैं, अच्छी खासी डीआई होती है जो मीन्स में आती हैं, उनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो जब मेरा वो सिलेबस खत्म हो गया, फिर मैंने बहुत अच्छे अच्छे मॉक्स लगाए। और जब मैं मीन्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो साथ साथ में फिल्म्स की मॉक लगा रहा था रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि वहां मेरी स्पीड कम ना हो जाए, कि मैं मीन्स के चक्कर में स्पीड गवा दूं। वो भी लगाता था, और साथ साथ जो भी छोटी छोटी चीज होती थे, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, या फिर बीच में पजल बना ली कभी ना, तो छोटी छोटी क्वेश्चन करता था बीच में सॉल्व। ओके। तो आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, वो आपका एग्जाम हुआ होगा आईबीपीएस पीओ से पहले, या आईबीपीएस पीओ का ही मेंस आपका पहला मेंस था? नहीं नहीं मैम, मेरे आरआरबी क्लर्क भी क्लियर हुआ था, आरआरबी पीओ भी क्लियर हुआ था, और आईपीएस क्लर्क भी, तीनों ये मीन्स के क्लियर होते, और तीनों के मीन्स में दे चुका था। तो काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी थी उसमें, तो कि बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और आरआरबी पीओ में तो पता लग गया था कि हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि एग्जाम मेरा बहुत ज्यादा अच्छा गया था मीन्स का। बट फिर आईपीएस पीओ आया था मैम, और उससे जस्ट एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी, तो थोड़ा सा होता है कि मतलब रात को क्या हुआ, मैं एक्चुअली मेरे को एलर्जी हो गई मेडिसिन से। तो हम्म। फिर सुबह उठा तो बहुत दिक्कत हो रही थी एग्जाम में, तो फिर लगा था कि यार क्या होगा, पता नहीं क्या होगा आज आईपीएस पीओ मेंस के दिन। पर फिर मेरा एग्जाम ठीक ठाक गया, मैं अच्छा नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक गया था उस दिन भी। ओके, तो आपका आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन हो चुका था? जी मैम, हुआ नहीं था, हम्म। बट मेरे मार्क्स काफी ज्यादा मुझे लग रहा था कि काफी अच्छे आए हैं, आएंगे या फिर, ओके। और मेरा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। ओके, तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आरआरबी पीओ आपका फर्स्ट इंटरव्यू था या आईपीपीएस पीओ ही आपका फर्स्ट इंटरव्यू था? फाइनली हुआ क्या था, आपका सिलेक्शन हो गया था मेंस में? जो था, जी मैम। ओके, तो इंटरव्यू आरआरबी कैसा? पीओ का अच्छा था मैम, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू अच्छा था। उसमें बस ये था कि मेरे से पूछा नहीं गया कि मैं ग्रेजुएट इतना लेट क्यों हुआ था, तो मुझे हम्म। लगा लकीली मैं बच गया, काफी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा मुझे। ओके। और लेकिन आईपीएस में मुझसे पूछा गया था कि आपने हम्म। ग्रेजुएशन लेट क्यों, मैंने उनको बताया जो भी रीजन थे। तो बाकी मुझे पैनल बड़े पॉजिटिव मिले थे, दोनों ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। एक मेरे पापा के बारे में पूछा था, मेरे पापा के प्रोफेशन के बारे में, कि क्या करती है बेसिस का काम क्या होता है। हम्म। और कुछ सवाल मेरे ग्रेजुएशन के बारे में, जो मैथ्स के बारे में कुछ सवाल थे, और कुछ चीजें मेरे हॉबीज के बारे में थी, और कुछ चीजें मेरे स्टेट्स के बारे में थी मैम। जैसे अमृतसर में रहा था, काफी तो कुछ चीजें अमृतसर के बारे में थी सवाल। और ज्यादा मैम बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, अगर आप
नॉलेज रखते हो हल्की फुल्की। जैसे मुझसे तो ये पूछा गया था कि अमृतसर में खाने की चीजें बताओ क्या क्या मिलती है, अमृतसर बहुत फेमस है खाने के लिए, या घूमने की चीजें कौन कौन अच्छी थी। तो ऐसी कुछ चीजें पूछी गई थी मैम। बहुत मुश्किल कोई सवाल नहीं पूछा गया था कि हाँ ये पूछो पूछो, ये बता दिया। हम्म। एक दो मतलब सिचुएशन भी देखी, अगर बैंक में ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, ऐसे वैसे। बाकी इजी था मैम, इंटरव्यू कुछ ऐसा टफ नहीं था। अगर आपकी बोलने की अच्छी प्रैक्टिस होती है तो आप अच्छा कर देते हो, मुझे लगता भाई अभी इंटरव्यूज में ये भी रहता है कि आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं, प्लस आजकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वो देते हैं कि आप ब्रांच में हो, ब्रांच मैनेजर का कॉल आ गया, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, 2 3 अगर कस्टमर साथ में आ गए तो आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे। है। जी मैम। तो अतुल, अभी आपने जॉब के साथ ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है बैंकिंग एस्पिरेंट, या फिर जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया था तब आपने स्टार्ट किया। नहीं, मैंने स्टार्ट तो मे भी लास्ट ईयर जुलाई में ही कर लिया था, जब मेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें भी नहीं हुआ था। तो मैंने तभी कर लिया था, क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक था। मैंने आपको बताया कि मेरी हॉबी थी, एक्टिंग थी। और मेरा ऑलरेडी एक चैनल था जिसमें हम शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते थे। तो फिर मेरे को शौक था बड़ा इस चीज का। तो मैंने देखा कि काफी लोगों के चैनल्स हैं, तो मैंने फिर अपना भी स्टार्ट किया। हालांकि इनिशियल फेज में ऐसा नहीं होता कि लोग आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि आप अननोन होते हो, आपने कुछ हम्म। अचीव अचीव भी नहीं किया तब तक। लेकिन मैंने जब मॉक्स के स्कोर डाले या लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करा, तो लोग जुड़ते चले गए थे मैम काफी। और अब काफी अच्छा है सब कुछ, काफी लोगों को मैं इंस्पायर भी करता हूँ अपनी वीडियोस वगैरह से। इससे होता है, अच्छा होता तो है। ये काफी अच्छी बात है कि आपने खुद को इतना इंस्पायर करा कि आपके ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट ईयर में ही इतने सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन हो गया, प्लस उसके बाद आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो। अब चैनल, आपने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है, उससे आप गाइड कर रहे हो चैनल के मीडियम से कि हाँ ये प्रिपरेशन ऐसे करनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये होती है, जैसे कि इनिशियली आपने भी बताया कि स्टार्ट करने से पहले आपने गो थ्रू करा, लोगों की स्टोरीज पढ़ी या सक्सेस स्टोरीज पढ़ी, इंटरव्यूज देखे कि कैसे एग्जाम को स्टार्ट करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। तो वही सब है कि हम जो सक्सेस स्टोरी इंटरव्यूज लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि बच्चे कनेक्ट कर पाए कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कोई तो आपसे कनेक्ट कर पाएगा, किसी की तो सेम वो होगी, या किसी के जो पॉइंट्स है, जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, वो किसी की होंगी। एक ऐसी जी चीज मैम। बताइए कि लाइक आपको कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने भी करी हो या आप चाहते हो कि एस्पिरेंट्स ना करें अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। मैम, हम एक तो ये कि मेंस को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि हर एक चीज मेंस डिफाइन करता है। काफी बच्चे मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, और मैं कहता हूँ कि हमेशा मेंस की प्रिपरेशन स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए। जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हो, आपके पास कोई एग्जाम नहीं होता, फ्री होते हो, तभी आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। तो और जब आप एग्जाम के टाइम, जैसे आप प्रीलिम्स और एग्जाम मेंस के बीच में जो टाइम मिलता है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। मैंने एसबीआई के टाइम पे शायद वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। तो उस टाइम पे वो टाइम बहुत यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी 1 महीना है, इसको मैं अच्छे से मॉक्स लगाऊं, अपनी चीजें रिवाइज करूं। तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच के टाइम को थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, जीए पढ़ते रहते हैं, क्वांट रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आप एक सब्जेक्ट के पीछे ना भागे, उस टाइम को इंपॉर्टेंस दें और हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर ध्यान दें, ताकि मेंस में आपका अच्छा हो जाएगा सिलेक्शन। ओके। अभी सिंस 15 डेज में आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, और कल ही हमें 2 नोटिफिकेशन देखने को मिले, एसबीआई पीओ भी, आरबीआई असिस्टेंट भी। तो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को कि कैसे 3 3 एग्जाम्स को कैसे साथ में वो टैकल करें। मैम, जैसे कि मैं तो ये कहूंगा कि आप आईपीएस पीओ भी फोकस करो अभी, जो वो एग्जाम सबसे पास है। और दूसरे कि तीनों एग्जाम का प्रीलिम्स ही तो होने वाला है सबसे पहले। तो आप अगर आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी हो रही है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए, उसके प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, और थोड़ा थोड़ा अपना मेंस का पढ़ते रहिए, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर दे। तो अतुल, आपके क्या प्लान्स हैं आगे, सब एक जॉब तो आप कर ही रहे हो। मैम, अभी तो आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है, वही मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, और स्टार्ट कर दिया है मैंने हालांकि 1 2 दिन से। तो वही नेक्स्ट ईयर मैं फोकस करूंगा। इस साल मैंने दिया नहीं एग्जाम, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मुझे लगा ऐसे ही फालतू में बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर मैं बैठूंगा आरबीआई की डिग्री में, और प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम ट्राई करूंगा। ओके। कोई एडवाइस आप देना चाहो एस्पिरेंट्स को इस कमिंग ईयर की एग्जाम। एडवाइस तो
हाँ, ये है कि कुछ लोग होंगे जिनका भी जैसे हाल ही में रिजल्ट आया आरबीपी और आरबी का प्रीलिम्स का, तो काफी लोगों में जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा और बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं कि यार नहीं हुआ, इनमें नहीं हुआ। और कई लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं कि आरबीपी नहीं हुआ तो उनमें कैसे होगा, वो तो बहुत बड़े एग्जाम्स हैं, एसबीआई बहुत बड़ा एग्जाम है। हाँ, मेरे साथ एक फ्रेंड है मेरी, वो जुड़ी हुई है काफी टाइम से, और उसका किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ है, उसका एसबीआई पीओ में हुआ है मैम। तो डिपेंड करता है कि आप, मतलब कई बार होता है कि आप स्टार्ट करते 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 एंड तक आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो और आप फाइनली कुछ अच्छा निकाल लेते हो। तो जरूरी नहीं है कि, हो सकता है आप यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में वीक हो, किसी चीज में वीक हो, तो यहाँ पर हार नहीं माननी है, इनसे सीखना है कि आपकी गलतियां क्या रही एग्जाम में, कहाँ वीक पड़ गए थे, और इनसे इंप्रूव करके आगे अप्लाई करो, आईपीएस पीओ में अप्लाई करो, एसबीआई पीओ में अप्लाई करो, एसबीआई क्लरिकल में अप्लाई करो, है ना, वहां पे उन एग्जाम्स में अप्लाई करो। और हो सकता है आपका आरआरबी क्लर्क ना हो, लेकिन हो सकता है आपका एसबीआई पीओ हो जाए। ये एक बेसिक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं अपने रिजल्ट्स को देखकर कि ये वाला एग्जाम नहीं हुआ वो। बट जी। बात ये होती है कि वो डे आपका सही नहीं था, या कोई एक दो क्वेश्चंस आपसे मिस हो गए, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हो गया, तो वो पूरी अपनी प्रिपरेशन को जज करने लग जाते हैं कि हाँ हमारी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम्स सिर्फ 60% डिपेंड करती है और 40% आपका दिन डिपेंड करता है कि आपका ऑब्वियसली। दिन कैसा है, आप वहाँ पे। प्रिपरेशन तो सब कर रहे हैं मैम, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। आप चूज क्या करते हो वहां पे करना वो इंपॉर्टेंट है, आपका दिन कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे कर रहे हो, और वो आपको तब आएगा जब आप मल्टीपल मॉक्स दे चुके होगे या अपने इतने सारे मॉक्स अटेम्प्ट करे होंगे। वो एग्जाम प्रेशर वाला जो एक माहौल बनाकर स्टूडेंट्स बैठते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, बहुत इनफैक्ट काफी जिनके एग्जाम्स क्लियर हो गए उनकी आप पूछो उनसे कैसे एग्जाम देते हो, वो सेम टाइम में मॉक्स देने के लिए बैठते हैं, सेम उसी एनवायरनमेंट में उसी टाइम पीरियड में जो स्लॉट रहता है, कि हाँ वो एक्चुअल एग्जाम एक्सपीरियंस आप ले सको। तो अतुल, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि मॉक्स देना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए? मैम, मैंने जैसे मैं बता रहा आपको, चार चार 4.5 महीने मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद तो मैंने कभी लेक्चर सुने ही नहीं मैम जिंदगी में, पूरे एक साल लेक्चर सुने ही नहीं। मैंने सिर्फ सिर्फ मॉक्स पर लाइक किया है, हर दिन मॉक्स दिए, सेक्शनल टेस्ट दिए, क्विजेस दिए हैं, बुक्स से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैम मेन है कि प्रैक्टिस कितना करते हो आप लेक्चर सुन लोगे, वही लेक्चर दोबारा सुन लोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप मॉक्स लगाते हो, अपने आप को कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हो, फिर आप मॉक लगाते हो, फिर इंप्रूव करते हो अपने आप को। तो मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी दो चीजें बनाते हैं। एक तो आपको जज करते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, दूसरा आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्पीड इंक्रीज करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच अतुल फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। काफी लोग होते हैं जो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि हाँ मेरी जो सक्सेस है बस वही दिखे लोगों को, जो फ्रंट फेस है वो बस ये दिखे कि हाँ आज मैं सक्सेसफुल हूँ। बट काफी लोग ये देखकर मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारे जैसा भी कोई है, या लोग स्ट्रगल से ऊपर उठकर बहुत हार्डवर्क करके यहाँ पहुंचते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई उठा 2 महीने में उसने एग्जाम क्रैक किया और वो वहां पे पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत जो आज सक्सेसफुल है उनके भी काफी स्ट्रगल रहते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने ऐसे शेयर करा। काफी स्टूडेंट्स इससे इंस्पायर होंगे कि हाँ अगर आज हम कहीं लैग कर रहे हैं तो वी कैन फाइट बैक, हम सोच सकते हैं या अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारे एग्जाम्स अब आ चुके हैं, ये बेस्ट टाइम पीरियड है। और इनफैक्ट इस साल का वेट ही सब लोग इस टाइम के लिए करते हैं, पूरे एक साल में यही टाइम होता है जब एग्जाम्स आते हैं। एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, आरबीआई असिस्टेंट का वेट तो कब से कर रहे हैं लोग, हर कोई इंतजार कर रहे हैं कि आरबीआई असिस्टेंट कब आएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है अभी भी, चाहे कहीं पे भी आप स्टैंड करते हो आप प्रिपेयर करो और मॉक्स अटेम्प्ट करो, आप क्विजेस दो, फ्री मटेरियल जो है हर जगह पे वो दो, और अपनी प्रिपरेशन को जज करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच अतुल फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।